तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट किए तो 100% हो गए, यानी कि पहले से ही तो 90-95% आयोनाइज पहले से था, आयन दे रहा था। अब डाइल्यूट किए तो बहुत हुआ, 100 हुआ, यानी अमीर अमीर हो गए, अमीर अमीर हो गए। तो इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता तो 2 से 10 से 5 तो आयोनाइजे रहता है, 2 से 20%, तो वो 100 हुआ तो गरीब अमीर हो गया। तो ज़्यादा फर्क किस पर पड़ता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। तो इसको क्या हुआ? कंडेंसेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, कंडेंसेशन इंक्रीज हुआ, मोलर कंडेंसेशन इंक्रीज हुआ, इक्विवेलेंट कंडेंसेशन इंक्रीज हुआ, कापा इंक्रीज हुआ। एक मिनट, मोलर कंडेंसेशन इंक्रीज हुआ तो मोलर कंडेंसेशन इक्विवेलेंट ये सब तो इंक्रीज होगा ही, क्या कि ये सब तो है कि 1 मोलर टी पर उसी का देखना है फ्लो, आयन के फ्लो कितना रेट। ये भी वही बात है, 1 नॉर्मलिटी पर आयन के फ्लो के रेट को, आयन के फ्लो के रेट देखना है। लेकिन कापा क्या है? कापा का बंधन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड, कापा का 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड पर ही देखना है। कापा किस पर देखना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड पर। कापा डाइल्यूट कर दोगे, जगह बढ़ा दो, कम कर दो, डाइल्यूट कर दो या ना कर दो, उसका एक फिक्स है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इतना जगह है तो इसमें भी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर आयन देखेगा, ठीक। और पूरा जगह बढ़ा दिए, इसमें भी वो 1 सेंटीमीटर पर ही देखेगा कापा। तो यहाँ मान लो 3-4 आयन पकड़ाया उसको, लेकिन यहाँ हो सकता है 1 पकड़ा या 1 भी ना पकड़ा, है कि आयन दूर दूर हो गया ना, आयन दूर हो गया, आयन के बीच डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब एक आयन दूसरे आयन के बीच फोर्स कम गया, धक्कम धुक्की घींचा तीरी कम गया, फोर्स कम गया, तो ये फ्री हो गया, फ्री से जा रहा है। डाइल्यूट करने पर आयन फ्री हो गया, फ्री से आप जा रहा है, इसीलिए कंडेंसेशन बढ़ गया, मोलर कंडेंसेशन बढ़ गया, इक्विवेलेंट बढ़ गया, लेकिन कापा कम गया। कापा इसलिए कम गया कि कापा 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमको आयन कितना है ये देखेंगे, कापा कम जाता है। ऑन सागर हक्कल अदूबे 3 वैज्ञानिक थे। दूध जो थे, दूह के 3 वैज्ञानिक ये समीकरण दिए थे कि किसी फाइनाइट डाइल्यूशन पर, किसी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडेंसेंस बराबर इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडेंसेंस माइनस B/√C। B क्या है? तो B है कांस्टेंट है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिपेंड होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड होता है। B कांस्टेंट है, C कॉन्सेंट्रेशन है, इनफाइनाइट पर है, जो इनफाइनाइट 100%, इनफाइनाइट पर B को हो स्ट्रॉन्ग हो 100% आयोनाइज हो जाता है। ये गरीब जो था वो भी अब अमीर जैसा 100% हो गया, ये जो अमीर था वो भी 100% हो गया, अमीर अमीर हो गया, गरीब अमीर हो गया। ज़्यादा फर्क किस पर पड़ा? वीक पर। वीक का ज़्यादा कंडेंसेशन बढ़ा, वीक का ज़्यादा मोलर कंडेंसेशन बढ़ा, वीक का ज़्यादा इक्विवेलेंट कंडेंसेशन बढ़ा। लेकिन वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कापा का कम ही जाएगा। डाइल्यूट करने पर कापा कम गया, काहे कि उसका तो फिक्स है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यही एक सूत्र दिए थे, तो इसका सूत्र का मतलब है, एगो देख लो ग्राफ। कोई ग्राफ होता है जैसे y बराबर mx प्लस c, इसका ग्राफ जैसे ये हुआ, यानी कि y इसको मानो, x इसको मानो, तो m जो है क्या हुआ? स्लोप हुआ। ये स्लोप क्या हुआ? m है, वो भी पॉजिटिव है, और प्लस c, तो ये ग्राफ नहीं हुआ। जैसे y है, ये x है, तो प्लस c लेके, यानी ये कुछ स्लोप लेके, स्लोप m है और
इंटरसेप्ट सी हुआ, इंटरसेप्ट सी लेके पॉजिटिव ग्राफ ऐसे हुआ, पॉजिटिव है तो अगर ये निगेटिव रहेगा तो ये ऊपर से आएगा इंटरसेप्ट लेके ऐसे। उसी टाइप का है, ये मान लो y है तो ये x मानो c है, x के एक्सिस पर, ये y है, ये y बोल रहे हैं लेमडा m मोलर कंडेंसेंस, आई अंडर रूट सी कॉन्सेंट्रेशन के बीच ग्राफ बोल रहा है, तो ये y है एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर है, तो b क्या है m की तरह है, स्लोप है वो भी माइनस में यानी ऊपर से आएगा, और प्लस c है इन्फानाइट मोलर कंडेंसेंस सी के जगह हो गया, तो कुछ स्लोप लेके नीचे ऐसे ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यही पूछा है कि कौन सा सूत्र था, तो यही न था वाई सी माने किसी कॉन्सेंट्रेशन पर, इन्फानाइट कॉन्सेंट्रेशन पर माइनस बी अंडर रूट सी। The correct order of equivalent concentration of the infinite dilution of lithium chloride, sodium chloride और potassium chloride किस करेक्ट क्या है? कंडेंसेशन साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोटा ताज़ा लेबर ज़्यादा काम करेगा, हाँ तो जिसका साइज बड़ा है उसका, पोटेशियम क्लोराइड। और एक ग्राफ दिया हुआ है कि किसका ग्राफ सही है, ये सही है कि ये सही है, तो ग्राफ ये सही का है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ तो कम है पोटेशियम लेकिन यहाँ आके बढ़ गया, यहाँ कौन बढ़ा होना चाहिए, के ज़्यादा होना चाहिए ना, तो के का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, सोडियम का नीचे होना चाहिए, ये सही है, वो भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ बड़ा वाई में एक्स में आके घट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बता ही दिए कि इसको कोहर्सिव लॉ कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है बहुत कम आयोनाइज होता है, बहुत कम आयोनाइज के कारण इसको डाइल्यूट करेंगे 100 पर जाएगा यानी गरीब अमीर बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इसका हाईली इंक्रीज होगा, कंडेंसेशन हाईली इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, डाइल्यूट करोगे पानी मिलाओगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयन लार्ज रूप से बढ़ेगा, तो डेल्टा एम डेल्टा ई और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ये कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन जो है बढ़ गया, तीनों बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ भी कापा क्या होगा, डिक्रीज होगा, कापा डिक्रीज होगा। इसका है अल्फ़ा बराबर अंडर रूट के बाई सी, के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर। इसके बीच ग्राफ जो है हाइपर गोला आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये हाइपर गोला आता है, ध्यान रखना। उसका स्ट्रेट लाइन आता है स्ट्रॉन्ग का और वीक का हाइपर गोला। हो गया इसे। एक और है, छोटा सा बात है नोट में कि इन्फानाइट डाइल्यूशन पर किसी को अगर इन्फानाइट डाइल्यूट करोगे तो कंडेंसेशन 100% हो जाता है, ठीक है, या वीक हो स्ट्रॉन्ग हो 100 पर चल जाएगा, गरीब भी अमीर बन जाएगा, अमीर बन ही जाएगा। वो किस मॉलिक्यूल से हुआ है ये नहीं बताए, वीक से है कि स्ट्रॉन्ग से है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंडेंसेशन 100% हो जाएगा। डाइल्यूट तब तक करोगे जब तक कंडेंसेशन 100% हो जाए, वीक से हो या स्ट्रॉन्ग से हो वो तो पर डिपेंड नहीं करता है।
यही पूछा है, देखो कि मोलर कंडेंसेंस ऑफ CH3COO माइनस आयन इज इतना CH3COO सोल्यूशन से, इस सोल्यूशन से ये मोलर कंडेंसेंस है इतना। मोलर कंडेंसेंस इसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने पर X और Y है दोनों का। ये सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन दोनों का बराबर होगा। ये भी 100 गरीब भी हो जाएगा, अमीर भी 100 हो जाएगा। जितना गरीब उतना अमीर, दोनों बराबर भाई भाई। न कोई गरीब रहेगा न कोई अमीर रहेगा, 100%। अब मान लो इसी का एग्जाम्पल है कि Al2SO4 है, इसका इन्फिनाइट मोलर कंडेंसेंस कितना हो जाएगा अगर जोड़ने को बोलेगा। तो मोलर कंडेंसेंस में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का गुना हो जाता है। जैसे ये दिया है एल्युमिनियम का और सोडियम का, तो 2 गो एल्युमिनियम है तो 2 गुने एल्युमिनियम, और 3 गो सोडियम है तो 3 गुने SO4। जैसे यहाँ देखो 120 और 80 दिया हुआ है एल्युमिनियम और SO4 का, तो यहाँ 2 गुने 120 प्लस 3 गुने 80 यानी 480 साइन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर मोलर कंडेंसेंस का यूनिट होता है। यही तुमको यही क्वेश्चन अगर इक्विवेलेंट कंडेंसेंस पूछ देगा तो इसका कोफिशिएंट जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का गुना नहीं होगा, सीधे जो दिया है उसको जोड़ तो हो गया 120 प्लस 80। स्टोइकियोमेट्री इसमें इक्विवेलेंट में नहीं होता है। ये देखो इसका मोलर कंडेंसेंस दिया है, NaCl का इतना है, HCl का इतना है और C2H5COO का इतना है, इतना है। और हमको पूछ रहा है C2H5COOH का, C2H5COOH का कितना होगा बताइए। तो देखो C2H5COO Na यह है ना, HCl यह है, H का पूछ रहा है तो HCl। ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसमें Cl और इसमें Na एक्स्ट्रा हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमको लाना है C2H5COOH लाना है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमको NaCl एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा जब हो गया तो ये NaCl का दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दो, NaCl का माइनस कर दो, जो बचा वही होगा मोलर कंडेंसेंस। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट कंडेंसेंस पूछ रहा है, सबका 3 गो का दिया है, इसका पूछ रहा है। अरे दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों को जोड़ोगे, ये जो पूछ रहा है उसमें हमको NaCl अगर नहीं रहता तो हमको C2H5COOH हो जाता, लेकिन इसमें NaCl ज़्यादा है ना, NaCl का दिया है माइनस कर देंगे। बेरियम क्लोराइड का पूछा है, क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कंडेंसेंस। तो इक्विवेलेंट में तो कोफिशिएंट का गुना होता नहीं है, ऐसे भी यहाँ 1 है, ये भी 1 है कोफिशिएंट, सीधे जोड़ दो हो गया। सॉल्युबिलिटी या स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब हुआ ऐसा सॉल्युबिलिटी जो 9 के बराबर हो, इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो, 9 के बराबर। वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो वेरी वेरी लेस, 1 से भी लेस, यानी कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालते हो तो M बराबर मोल बाई वैल्यू। सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होता है, मोल बाई वैल्यू, मोल चैप्टर में पढ़े हो, मोल बाई वैल्यूम। मोल किसका, तो सॉल्यूट का, वैल्यूम किसका, तो सॉल्यूशन का, ये ना। हाँ, वैल्यूम किस में, तो लीटर में। इसी तरह अगर सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो ग्राम बाई लीटर। सॉल्युबिलिटी क्या निकालोगे, ग्राम बाई लीटर। 1 लीटर में तुम कितना ग्राम मिलाए हो, कितना ग्राम सोल्यूबल हुआ है 1 लीटर में, जो भी सोल्यूबल होता है वही ना सॉल्युबिलिटी होता है उसका। तो ग्राम बाई पर लीटर, ग्राम पर लीटर सॉल्युबिलिटी हुआ, जनरल फार्मूला। लेकिन यहाँ सॉल्युबिलिटी मोल बाई लीटर है। सॉल्युबिलिटी क्या है, मोल बाई लीटर है। इसको अगर ग्राम बाई लीटर करना है तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे,
मोल को ग्राम में अगर हमको बदलना है तो क्या करोगे? मोलिक्यूलर वेट से गुना कर दोगे। अरे मोल बराबर क्या होता है? ग्राम बाई मोलिक्यूलर वेट। मोल ऐसी ना निकालते हो? मोल बराबर क्या होता है? ग्राम बाई मोलिक्यूलर वेट। तो हमको अगर ग्राम अगर करना है तो मोलिक्यूलर वेट से गुना कर देंगे। मोल को जगह हमको ग्राम करना है तो क्या करेंगे? मोल में मोलिक्यूलर वेट से गुना, इसको ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलिक्यूलर वेट। मोल इंटू मोलिक्यूलर इधर आएगा बराबर से तो क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलिक्यूलर वेट ग्राम बराबर। तो मोलिक्यूल ग्राम अगर निकालना है इसको, मोल को कहाँ गया? मोल को अगर ग्राम बनाना है, ग्राम बराबर मोल गुने मोलिक्यूलर वेट, इसको मोलिक्यूलर वेट से गुना करते हैं। और जैसे मोलर कंडेंसेंस का जो फार्मूला है सेम टू सेम, अगर कोई पूछेगा सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है तो मोलरिटी निकाल दो, सेम फार्मूला है। एम के जगह सॉल्युबिलिटी निकाल दो, मोलरिटी निकाल दो। देखो इसका मोलर कंडेंसेंस Ag प्लस का और Br माइनस का दिया हुआ है। Ag प्लस और Br माइनस, और Ag Br का पूछ रहा है, Ag Br का पूछ रहा है। तो इसको निकाल लो। Ag प्लस और प्लस Br एक एक है, ये है इसका कोफिशिएंट क्या है? एक एक है। तो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो x प्लस वाई कर हो गया मोलर कंडेंसेंस। सॉल्युबिलिटी बराबर कापा इंटू 10⁻³ x प्लस वाई। m के जगह क्या लिख दोगे? एस एम बराबर है तो x प्लस वाई मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आया, मोल पर लीटर आया। इसको ग्राम में बदलना है। मोल पर लीटर को बोले ना, मोल जब भी आएगा तो मोल पर लीटर मोलरिटी वाला, लेकिन हम इसको सॉल्युबिलिटी को ग्राम में लेना है। तो ये देखो AgBr का मोलिक्यूलर वेट 128 दिया हुआ है, इसको मोलिक्यूलर वेट से गुना कर दोगे, आ गया। समझ में आया? हमको दिया हुआ है Ag प्लस और Br माइनस एन x और y, ठीक। जैसे 80 या 120 दिया हुआ था ना, उस 80 120 न दे के x और y दे दिया, ठीक। तो हमको मोलर कंडेंसेंस AgBr को निकालना है। तो Ag का दिया हुआ है, Br का भी हमको दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दिए हम। क्या अथी कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, एक एक है दोनों का। एक से गुना करोगे तो उतने होगा, तो सीधा सीधी x प्लस वाई हो गया। फार्मूला में रख दो, m के जगह s के जगह x y रख दो, इतना आया। तो मोल पर लीटर आता है। क्या आता है? मोल पर लीटर। लेकिन हमको यहाँ पूछा है ग्राम, ग्राम पर लीटर बताइए। यहाँ क्या पूछा है? ग्राम पर लीटर सॉल्युबिलिटी बताइए। तो ग्राम पर लीटर के लिए मोलिक्यूलर वेट से गुना करते हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, कंडक्टेंस के टर्म में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? रिएक्टेंट से तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, समीकरण रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो। तो कितना रिएक्टेंट, जैसे 10 है, इसमें से 5 टूट के 5 बना, जितना ये बनेगा उतना ये टूटेगा। तो यही हुआ अल्फ़ा। कितना टूट रहा है, कितना आयन टूट रहा है। तो जितना अल्फ़ा होगा आयन उतना ज़्यादा होगा। आयन ज़्यादा, लेबर ज़्यादा, लेबर ज़्यादा, कंडेंसेशन ज़्यादा, कंडेंसेशन ज़्यादा तो मोलर कंडेंसेशन ज़्यादा, मोलर कंडेंसेशन ज़्यादा तो इक्विवेलेंट कंडेंसेशन ज़्यादा। लेकिन कापा कम, कापा डिक्रीज करेगा, कापा 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अल्फ़ा बराबर होता है मोलर कंडेंसेशन फाइनाइट डाइल्यूशन, माने किसी कॉन्सेंट्रेशन पर जब हम डाइल्यूट नहीं कर रहे थे उस समय कितना था?
और जब हम डाइल्यूट कर दिए उस तब कितना है। तो जब अल्फ़ा बराबर किसी कॉन्सेंट्रेशन पर प्लस इन्फिनाइट पर इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंट निकल गया अल्फ़ा कितना परसेंट है। ये देखो क्वेश्चन अल्फ़ा बराबर लैम्डा एम किसी कॉन्सेंट्रेशन पर बटा इन्फिनाइट पर, किसी कॉन्सेंट्रेशन पर यह दिया है इतना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर इतना है, ये दिया हुआ है। इन्फिनाइट पर भी दिया हुआ है, यह बोला है यह डाइल्यूट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर यह इतना है दिया हुआ है, गुने 100 कर दो इतना है। देखो यहाँ देखो थोड़ा सा इसको घुमाया, जो उधर निकाले हो ना दूगो, वो दोनों को मिला के एगो क्वेश्चन बनाया। जैसे इन्फिनाइट फॉर द NaCl HCl Na आर द इतना 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 दिया हुआ। हमको पूछा क्या चीज़ है, HA का पूछा है, HA का इतना कॉन्सेंट्रेशन HA इज द इतना, माने कि किसी कॉन्सेंट्रेशन पर कापा दिया हुआ है, किसी कॉन्सेंट्रेशन पर कापा दिया हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA इज अल्फ़ा निकालिए। तो पहले तो अल्फ़ा बराबर होता है किसी कॉन्सेंट्रेशन पर HA का और प्लस उसी का कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर HA का, इन्फिनाइट मोलर कंडेंसेशन पर HA का। अरे HA का हमको पूछ रहा है तो HA का ही ना किसी कॉन्सेंट्रेशन पर लेंगे, HA ही ना इन्फिनाइट पर लेंगे। इन्फिनाइट पर लेंगे। तो हमको न ये पता है न ये पता है, तनी सा दोनों को तोड़े हुए, तो इसको कैसे निकालेंगे इसको कैसे निकालेंगे। इन्फिनाइट पर हमको दिया है 3 गो का, 3 गो से हम मान लो यहाँ से H ले लें, यहाँ से A ले लें, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको NaCl एक्स्ट्रा हो जाता है। हैं NaCl जैसे एक्स्ट्रा हुआ तो NaCl का भी दिया हुआ, इसको घटा देंगे, दोनों को जोड़ के इसको घटा दो तो हमको A निकल गया इन्फिनाइट का, ये जोड़ के घटा दिए तो 400 आया, तो हमको तो ये निकल गया। और यहाँ जो है एक कापा हमको दिया हुआ है, क्या दिया है कापा। तो किसी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडेंसेशन क्या होता है, कापा इंटू 10 के पावर 3 इंटू एम, एम यह दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन डाल दिए, ये डाल दिए, दिया हुआ है 50 हुआ। अब ये दोनों को रख दो यहाँ फार्मूला पर, यानी कि ये फार्मूला निकालने के लिए हमको दोनों जो पीछे अलग अलग निकाले हो वो थोड़ा तोड़ के दिया हुआ है। बोला किसी कंसंट्रेशन पर निकालिए, लेकिन हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ कापा देंगे। तो ठीक है कापा दो और मोलर कंडेंसेशन दो, दोनों दे दिया तो हम ये निकाल लिए। और इसको बोला इन्फिनाइट पर बोला कि हम 3 गो का दे रहे हैं, आप HA का निकाल लीजिए। ठीक है 3 गो का दोगे, 2 गो का जोड़ के हम 1 गो का घटा देंगे। दोनों को जोड़ के हम 1 गो घटा लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। और इसको देने के लिए बोला है कि हम खाली कापा देंगे और मोलर कंडेंसेशन देंगे। तो ठीक है हम किसी कॉन्सेंट्रेशन पर ये होता है फार्मूला, इन्फिनाइट पर ये नहीं फार्मूला है, किसी कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला है। तो तुरंत निकाल ले, दोनों जब निकल गया तो यहाँ तुरंत जो है 50/400 गुने 100 कर दिए, 12.5%। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसेशन यहीं तक था। अब आगे यहाँ से है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यानी कि केमिकल को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे लाइट कट जाता है तो इन्वर्टर से हम पंखा चला लेते हैं ना, तो इन्वर्टर क्या है, बैटरी में केमिकल एनर्जी है, उससे हम पंखा में ला रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या हो गया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइट कटने पर जब तुम इन्वर्टर से पंखा चला रहे हो
लाइट कटने पर जो इन्वर्टर से पंखा चला रहे हो वो प्रोसेस क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। पंखा से बैटरी, पंखा इलेक्ट्रिकल है, बैटरी केमिकल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ना। प्रोसेस पूछेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ऐसे होता क्या है, तो इसमें कहोगे कि बैटरी का एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेस पूछेगा तो उल्टा बोलना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है उस सेल कहलाता है। तो दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल को, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। स्पॉन्टेनियस सेल अपने आप होता है, ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। जब लाइट आ गया तो फिर बैटरी चार्ज होने लगता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। हमको चार्ज लगाना पड़ता है, स्विच टिपना पड़ता है तब ना बैटरी चार्ज होता है। अगर नहीं टिपेंगे, नहीं लगाएंगे प्लग, तो नहीं होगा। इसे स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत होती है। एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये तो जैसे कटा कि अपने आप चलने लगेगा। स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। कब काट देगा कब आ जाएगा कोई ठीक नहीं। देखो बैटरी में दो गो जो है किसे खाना होता है। एक ठो में एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, दूसरा में दूसरा इलेक्ट्रोड लगा होता है, और दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। जैसे कापर का है, मेटल कापर का अगर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है तो इसमें कापर टाइप का ही उसी मेटल का कुछ, जैसे कापर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट भर दिए। जिंक का मेटल है तो इसमें जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट भर दिए। क्या भर दिए, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट भर दिए। और इसको दोनों को जो है एक साल्ट ब्रिज से, ब्रिज माने पुल, दोनों को जोड़ दिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का देखभाल करेगा, पुल है, दोनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। तो साल्ट ब्रिज क्या है, ये यू ट्यूब है, यू आकार का एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है दोनों हाफ सेल को। दोनों हाफ सेल, आधा सेल है ना, इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, फुल सेल नहीं हुआ, दोनों मिलेगा तब फुल हुआ। तो इसीलिए इसका नाम है, एक हाफ सेल ये हो गया, एक हाफ सेल ये हो गया। तो दोनों हाफ सेल को कौन जोड़ रहा है, साल्ट ब्रिज। शादी ब्याह में क्या ना दुल्हन अथी दूल्हा के दोनों के जोड़ दे बेटी बांध के, वही तरफ से साल्ट ब्रिज। यू ट्यूब है जो कनेक्ट दो हाफ सेल है। इसमें भरा क्या होता है, तो अगार अगार जेली होता है, मान लो कैसे। और इसमें अगार अगार जेली NaCl और KNO3 सेमी सॉलिड पेस्ट होता है। सेमी सॉलिड के मतलब कि इसे सॉलिड नहीं, आटा गूंधा हुआ आटा देखे, गूथा हुआ आटा, और सेमी सॉलिड होगा, मुलायम। तो ये आटा में गूंथने के लिए पानी डालते हैं, तो पानी न डाल के अगार अगार जेल डालो। जेल में इसको दोनों को पाउडर को घोलो, NH4Cl और KNO3 दोनों को मिला के एक आटा टाइप का पेस्ट बना लो, इसमें सॉलिड साल्ट ब्रिज में भर दो। इसमें आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटाइन और आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन दोनों बराबर होगा। यानी कि जितना केटाइन जो है प्लस वाला जितना दौड़े धूपेगा उतना ही तेज एनायन वाला दौड़े धूपेगा, मेंटेन करके रखेगा। अगर मान लो कहीं इलेक्ट्रोड पर एनायन ज़्यादा हो गया
एनायन यानी कि प्लस है, प्लस अगर ज़्यादा हो गया केटायन तो यहाँ एनायन भेज के इसको कम कर देगा। क्या है, मेंटेन करके इसको रखा हुआ है, इसको बनाया है क्या चीज़, देखभाल करने के लिए एक तरह से मैनेजर। क्या है, बैटरी का मैनेजर। यहाँ देख रहा है कि अगर केटायन ज़्यादा है तो तुरंत इसको एनायन भेज के कम करो ज़्यादा हो गया। इधर देख रहा है कि एनायन अगर ज़्यादा हुआ तो केटायन भेज के करेगा कम करो ज़्यादा हो गया। कम गया तो तुरंत देगा, बढ़ाओ कम रहा है तुम्हारा, मैंने मेंटेन करके रखा है। मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत रुक जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए मेंटेन करके रखा है। ये सेल के हाफ सेल को न्यूट्रलाइज बनाकर रखता है। जिस रॉड के तरफ केटायन ज़्यादा हो उसे एनायन देकर, और एनायन ज़्यादा हो तो केटायन देकर मेंटेन करके रखना। दोनों को क्या करना, मेंटेन करके रखना, इसीलिए इसको ड्यूटी पर रखा है। समझ गए इसका काम। अब है हाफ सेल। क्या है हाफ सेल में, इलेक्ट्रोड क्या है, ये कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है। ये रॉड हो सकता है, वायर हो सकता है, बेगर हो सकता है, दो टाइप का होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट गैस पड़े हो ना, ये केकरो से अपना साझा बाझा नहीं करना चाहता है, कहता है हमारा स्टॉक पूरा है इनर्ट गैस, तो वही है ये जो है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। ना इसमें ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, समझे। इलेक्ट्रॉन ओनली ट्रांसफ़र होगा। इसमें कहेगा कि हमारे इधर से रास्ता तुमको हम नहीं रोकेंगे, रास्ता आ जा सकते हो, न हम तुमको खाना देंगे न खाना तुम्हारा हम लेंगे, न ऑक्सीडेशन करेंगे न रिडक्शन करेंगे, खाली है अपना रास्ता तुम्हारा हम नहीं रोकेंगे। इलेक्ट्रॉन को बोला ये इनर्ट इलेक्ट्रोड कि तुम आ जा सकते हो, अपना चुपके चापे मुंह बंद करके आओ जाओ, इससे हमको मतलब नहीं है, न तुम हमको खाने के लिए पूछना न हम तुमको खाने के लिए पूछेंगे। इनर्ट इसी के लिए नाम पड़ा इसको, इनर्ट इलेक्ट्रोड। पहले से इसका सब कुछ है, अपना बोला है इलेक्ट्रॉन को कि अपना आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने के लिए रास्ता रोकना नहीं है, लेकिन ना ऑक्सीडेशन करना ना रिडक्शन करेंगे, ना ऑक्सीडेशन करेंगे ना रिडक्शन करेंगे। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रोड क्या होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये सेल्फ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी करता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी करेगा। अब है कि इलेक्ट्रोड जो रॉड बताए हैं जो इसमें लगा है हाफ सेल में, वो कैसे काम करता है। तो अगर मान लो किसी पर माइनस है, सेल जब वर्क करेगा तो केटायन Zn प्लस रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 प्लस रिलीज होगा। हाँ, जब ये काम करेगा तो या Zn प्लस 2 रिलीज हो या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, दोनों में से यही ना होगा कि ये बाहर आ जाए या ये बाहर आ जाए। अगर मान लो कि ये बाहर आ जाता है, प्लस वाला बाहर आ गया, कहाँ बाहर आ गया, बाहर आ गया कि घूमने चल गया, कि इसमें हाफ सेल में आ गया इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये बाहर आके कहाँ चल गया, घूमने विदेश। ये हाफ सेल दूगो है ना, में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, साल्ट ब्रिज है, तो ये जो है मान लो कि इसका प्लस वाला प्लस है माइनस है, प्लस माइनस, तो प्लस वाला कुछ बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट में आ जाए। इसका माइनस वाला मान लो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाए, तो प्लस वाला जिसका इलेक्ट्रोलाइट में आया, इसी का Zn का ही प्लस क्यों आया, कॉपर का ही क्यों माइनस आया, वो बाद में आगे पढ़ो। इसका मान लो कि इसे प्लस वाला आया, ठीक है, तो इसमें माइनस वाला ज़्यादा बढ़ गया ना, तो यहाँ माइनस ही हो गया। क्या हो गया, माइनस है, इसमें माइनस बाहर है तो अंदर में प्लस चार्ज ज़्यादा बढ़ गया ना, तो ये से प्लस हो गया। ये रॉड माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये रॉड माइनस हो गया, ये प्लस हो गया।
देखो केटायन अगर रिलीज हो या एनायन रिलीज हो तो इसमें केटायन रिलीज हुआ तो माइनस चार्ज बढ़ गया। क्या हो गया? माइनस चार्ज बढ़ गया। समझ में आया? अरे जेड का रॉड है, क्या चीज़ का रॉड है? जेड का। तो यहाँ क्या है इसका? ऑक्सीडेशन जीरो। ऑक्सीडेशन क्या है? जीरो है। अंदर में क्या होगा कि Zn+2 या 2 इलेक्ट्रॉन पर रखेगा अपना, यही ना अंदर में टूट के होगा। अगर ये प्लस वाला बाहर आ गया तो इसमें माइनस चार्ज, माइनस वाला हो गया। रॉड में 2 प्लस और माइनस होता है, चूटा दोनों में फंसाते हो बैटरी में। तो ये अगर प्लस वाला इससे बाहर आया तो ये यहाँ माइनस, यहाँ लिख देगा ऊपर में अति टेप चपका के से माइनस है ना, और वहाँ टेप चपका के लिख देगा प्लस है। क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया होगा तो प्लस अंदर में ज़्यादा हो। हाँ, तो जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। प्लस होगा वहाँ रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा वहाँ एनोड होता है। हाँ। और चार्ज निगेटिव होता है। कि चार्ज निगेटिव है अगर किसी पर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोलाइट कैटायन जुड़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटायन होगा, एनोड होगा, कैथोड होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड होगा। इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एनोड और कैथोड दूसरा होता है। यहाँ देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केटायन पॉजिटिव होगा, केटायन क्या होगा? पॉजिटिव, और एनायन क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सेल में यहाँ जो है कि केटायन निगेटिव होता है और एनायन पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, ये सेल के बारे में बात हो रहा है। यहाँ जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केटायन पॉजिटिव और एनायन निगेटिव होता है। तो जिस पर अगर मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव यानी कि केटायन, केटायन यानी कि किस पर? रिडक्शन। केटायन है यानी रिडक्शन, केटायन है यानी रिडक्शन। एनायन है यानी निगेटिव चार्ज, एनायन है यानी ऑक्सीडेशन। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बनाया, यानी कि +2 से कहाँ गया? जीरो। तो क्या किया? +2 से जीरो गया तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना। यहाँ +2 था ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ जीरो हो गया तो रिडक्शन हो गया है ना, कम गया, रिडक्शन हुआ। यहाँ रिडक्शन हुआ है तो क्या होगा? कैथोड होगा। रिडक्शन हुआ तो क्या होगा? कैथोड। तो कैथोड होगा तो प्लस चार्ज होगा कि निगेटिव होगा? नेगेटिव। प्लस चार्ज। कैथोड माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव, एनोड निगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव, एनोड निगेटिव। जैसे केटायन और एनायन होता है ना, सेम टू सेम जाएगा। जैसे केटायन पॉजिटिव एनायन निगेटिव होता है ना, होना इलेक्ट्रोकेमिकल में कैथोड पॉजिटिव और एनोड निगेटिव। कैथोड पॉजिटिव, एनोड निगेटिव, एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। तो जहाँ पॉजिटिव हो गया वहाँ क्या होगा? रिडक्शन होगा, यानी कि +2 से जीरो करोगे, यानी कॉपर +2 से जीरो पर जाएगा, ये हुआ रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन के मतलब Zn से बना दो Zn+2, जीरो से +2 तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? निगेटिव, निगेटिव यानी एनोड होगा। क्या होगा? एनोड बनेगा वो रॉड। जहाँ एनोड रॉड है वहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और जहाँ कैथोड रॉड है यानी कि पॉजिटिव रॉड है वहाँ क्या हुआ? रिडक्शन। ये चीज़ सब बताया। अब कल से पढ़ाएंगे मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट आपसे।